हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारियां। ठीक है, ये वाला जो सीरीज मैं आपके ला रहा हूं, जिसमें मैंने बोला है कि 500 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न होगा जो सभी प्रतियोगियों को इन सब का उत्तर आना ही चाहिए। चाहे आप अभी तैयारी कर रहे हो या फिर आप भविष्य में 5 साल बाद 4 साल बाद तैयारी करना शुरू करेंगे या फिर जब कभी भी आप शुरुआत करेंगे, ये जो वीडियोस होगा हमेशा हमेशा के लिए हमारे चैनल में आप सभी के लिए अवेलेबल होगा। चाहे फ्रेशर हों या फिर नए लोग हों या पुराने लोग पढ़ रहे हों, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो जब भी आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे इन फ्यूचर या फिर अभी जो आने वाली है उसमें देने वाले हैं या फिर सीजी व्यापम की तैयारी करेंगे, तो सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट होंगे। ये 500 जो एमसीक्यू होगा, ऐसे ही 500 प्रश्न जो है मैं आप सभी के लिए तैयार कर रहा हूं। साथ ही साथ हम उनका एनालिसिस भी करेंगे ताकि आपको हमेशा के लिए याद रह सके, आपका रिवीजन हो सके। इसलिए मैं रिवीजन पर्पस के लिए ये सब वीडियोस को बना रहा हूं। ठीक है, तो आपको अगर आप तैयारी कर रहे हैं अभी, तो आप वीडियो को पॉज करना है और खुद भी आंसर लगाना है और बताना है कि आपका कितना सही हो रहा है। अदरवाइज मेरा आंसर को आप देख के अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। चलिए शुरू करते हैं आगे के प्रश्नों को। 44 नंबर का प्रश्न आप सभी के लिए है कि धुरवा जनजाति द्वारा कौन सी नृत्य की जाती है। ठीक है, नृत्य वाला पोर्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं जो बता रहा हूं वो 4 वीडियोस उसको आप देखेंगे, आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा इस जनजाति वाले टॉपिक का। धुरवा जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? विशेष रूप से एबालतोर, डंडारी, दमनच या फिर परब? कौन सा सही आंसर है? ये ऑप्शन नंबर डी। ये परब नृत्य जो है वो धुरवा जनजाति का प्रमुख नृत्य में से एक है। ठीक है, ये जो एबालतोर नृत्य है ये मुड़िया या फिर मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मुड़िया या फिर मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा कुछ और भी नृत्य आप याद रख सकते हैं। एक होता है हुल्की पाटा, ठीक है, हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, माओ पाटा। ये पाटा वाला जितना है ये सब मुड़िया या फिर मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। एबालतोर भी उन्हीं में से एक है। डंडारी नृत्य जो है ये भतरा जनजातियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, भतरा जनजाति के द्वारा। दमनच तो आई थिंक आप सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट है। ये कोरवा जनजातियों के द्वारा दमनच नृत्य किया जाता है। ठीक है, एक और याद रखिएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्मा नृत्य। ये बिल्मा नृत्य जो है बैगा जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। सरहुल आपने सुना होगा। ठीक है, सरहुल जो है उरांव जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है। बार नृत्य भी आपने सुना होगा। देखिए मैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बता रहा हूँ जो मुझे याद आ रहा है। बार नृत्य जो है कवर जनजाति का, ठीक है, कवर जनजातियों का बार नृत्य है। एक होता है चलिए इतना ही कराता हूँ, ज्यादा चलिए फिर भी बताता हूँ। कमेंट करके आप लोग बताएं कि ये ढांढल और थापटी, ठीक है, ढांढल और थापटी ये दोनों नृत्य जो है कौन से जनजातियों के द्वारा किया जाता है? कमेंट करके सब लोग बताएंगे। चलिए 45वां प्रश्न। 45वां प्रश्न है कि मुड़िया जनजाति के बारे में क्या सत्य है? ठीक है, ये चारों में से क्या सत्य है मुड़िया जनजाति के बारे में? ठीक है, सबसे पिछड़ी जनजाति है क्या? आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति है क्या? या सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति है? या फिर सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति है? क्या मुड़िया जनजाति के बारे में सत्य है? ठीक है, देखिए मुड़िया जो है सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध जनजाति है। इनमें तरह तरह के सांस्कृतिक आपको कार्यक्रम देखने को मिलेंगे, पूजा वगैरह देखने को मिलेगा। तो सांस्कृतिक रूप से धनी जो जनजाति कहा जाता है वो कौन है? मुड़िया जनजाति है। ठीक है, इवन जो बस्तर में जो दंतेश्वरी मंदिर का माता का जो पूजा होता है, ठीक है, जो बस्तर के मेला के समय सब मुड़िया जनजातियों का उसमें बहुत भागीदारी रहता है। इसलिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सांस्कृतिक रूप से जो समृद्ध जनजाति है वो मुड़िया जनजाति। सबसे पिछड़ी जनजाति अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा जो अबूझ माड़िया जनजाति है। ठीक है, अबूझ माड़िया जनजाति जो है ये सबसे पिछड़ी जनजाति में गिने जाते हैं। आर्थिक रूप से अगर समृद्ध जनजाति अगर पूछा जाएगा तो हलबा जनजाति जो है आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति है, ये धनी होते हैं। ठीक है, सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति जो है ये है भतरा। ठीक है, सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति कौन सा है? भतरा। अगर आप पूछ दे कि सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है तो गोंड। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सा है? गोंड है। इवन पूरे भारत में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है तो वो गोंड ही पाया जाता है। मध्य प्रदेश में भी सबसे ज्यादा जनजाति कौन सा? गोंड ही पाया जाता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा गोंड जो है पूरे देश भर में मध्य प्रदेश के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए
40वां प्रश्न आप सभी के लिए कि खेनवा शरीर के किस अंग में पहने जाने वाली आभूषण है। आभूषण वाला टॉपिक को भी एक बार पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जो मैं जनजाति वाला पोर्शन है वहां पर भी मैं एमसीक्यू कराया हूं, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, कान, नाक, गला या फिर बांह, कहां पे खेनवा नामक इस आभूषण को पहना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाक में पहना जाता है। नोज, नाक के अंदर इस खेनवा को पहना जाता है। नाक के अंदर कुछ और भी याद रख सकते हैं, खेनवा तो हम पहन ही लिए, ठीक है। इसके अलावा लवंग फूल एक याद रखिएगा, ये दोनों को एटलीस्ट याद रखिएगा, ठीक है। नाक में खेनवा और लवंग फूल। कान के अंदर ये खेनवा टाइप से एक मिलता जुलता है खिनवा, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाला कि खेनवा नाक के अंदर जबकि खिनवा नाक के अंदर, सॉरी कान के अंदर। खिनवा हो गया, तितरी, लवंग, ये सभी के सभी कान में। लवंग फूल बोलेगा तो नाक में, केवल लवंग बोलेगा तो कान में, खेनवा बोलेगा तो नाक में, खिनवा बोलेगा तो कान में, तितरी, ये सभी के सभी कान में। गला का कुछ याद रखेंगे तो तिलरी और पुतरी, तिलरी, ठीक है, और पुत्री। देखिए यहाँ पे तितरी है भाई, इसको अलग करके रखिएगा। तिलरी बोलेगा तो गला में, इसमें ला आ रहा है, इसमें भी ला आ रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। पुत्री बोलेगा तो गले में। बाह का एक याद रखिएगा, पहुंची, ठीक है। तो ये कुछ विशेष आभूषण थे जो कंफ्यूज करता है एग्जाम में, इसलिए मैं सोचा कि यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड कर दिया जाए, इसलिए इंपॉर्टेंट आपके लिए रिवाइज करके याद रखिएगा इसको। चलिए 47वां प्रश्न। 47 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है। अब यहाँ पे हिस्ट्री के कुछ प्रश्न डाल रहा हूँ, देखिएगा। अगर यहाँ पे कलचुरी वंश का इंपॉर्टेंट वीडियो देखना है, ठीक है, तो एक वीडियो जो है मैंने 50-60 मिनट का एक एमसीक्यू करा के रखा हूँ, तो वो वीडियो को भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको भी जाके देखिएगा, कलचुरी वाला, ठीक है। कलचुरी का भी और मराठा साम्राज्य का भी, मतलब तरह तरह के वीडियोस हैं, मैं सबका वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। और हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप अपने हिसाब से जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे आपको सब वहाँ पे मिलेगा, देख सकते हैं। कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? कलिंगराज, रत्नदेव प्रथम, रघुनाथ सिंह या फिर मोहन सिंह। सही आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कलिंगराज जो है उन्होंने ही छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना किया था, ठीक है, याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सन 1000 ईस्वी में इन्होंने कलचुरी वंश का स्थापना किया था छत्तीसगढ़ में। देखिए छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक जो शासन कलचुरी वंश का ही चला था, 1000 से लेकर 1741 ईस्वी तक चला था, याद रखना है आपको, ठीक है। और जो कलिंगराज यहाँ पे स्थापना किया था, तो अपनी जो राजधानी है वो किसको बनाया था? तो तुम्मान को बनाया था इन्होंने, ठीक है, तुम्मान, जो कि कोरबा में वर्तमान में पड़ेगा। रत्नदेव प्रथम आप इसलिए मैं यहाँ पे डाला हूँ क्योंकि इन्होंने रतनपुर को स्थापित करके, ठीक है, रतनपुर को एक नगर के रूप में बसाया और अपनी राजधानी जो है रतनपुर लेकर आए थे, तुमान से लेकर यहाँ पे, ठीक है। रघुनाथ सिंह का यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे कि मराठा कालीन, ठीक है, अगर पूछ दिया अगर ऐसे कि मराठा कालीन प्रथम कलचुरी शासक कौन थे, ठीक है, जो मराठाओं के अंदर में के समय ये शासन थे, ठीक है। मराठा कालीन प्रथम कलचुरी, मराठा कालीन नहीं कह सकते, मराठाओं के अधीन, मराठा अधीन कह लीजिए, मराठाओं के अधीन प्रथम कलचुरी शासक कौन थे? तो रघुनाथ सिंह। मोहन सिंह जो थे ये मराठा अधीन अंतिम कलचुरी शासक थे, ठीक है, अंतिम शासक ये मोहन सिंह, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे हम प्रश्न देखते हैं 48 नंबर का। 48वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि रतनपुर का लखनी देवी मंदिर, जिसको एकवीरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण किस कलचुरी शासक के समय हुआ? इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न भी कई बार से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो कलचुरी वाला वीडियोस तो है, आप उसको जाके देखिएगा, मैं तो सजेस्ट जरूर करूंगा। प्रश्न क्या है, और आगे तो आप सभी के लिए वीडियोस मैं लेके ही आते रहूंगा अलग अलग टाइप से, जो कि आपके लिए मददगार होगा। बताइए कि ये जो एकवीरा मंदिर है, जिसको लखनी देवी मंदिर भी कहते हैं, किसके समय निर्माण हुआ? रतनदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, रत्नदेव तृतीय या फिर राज सिंह, किसके समय हुआ था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, रत्नदेव तृतीय के समय लखनी मंदिर या एकवीरा मंदिर का निर्माण हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो रतनपुर के अंदर ही। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनके समय दो मंदिर का नाम याद रखिएगा जो कि रतनपुर में ही निर्माण किया गया था। एक तो ये एकवीरा मंदिर हो गया, ठीक है, एकवीरा मंदिर के अलावा दूसरा एक पूरा राती मंदिर, ठीक है, पूरा राती मंदिर। ये दोनों मंदिरों का निर्माण रत्नदेव तृतीय के कार्यकाल में ही रतनपुर में ही हुआ था, याद रखना है। रतनदेव प्रथम के समय भी कुछ याद रख सकते हैं, रतनपुर में ही क्या क्या बनाया गया था? एक महामाया मंदिर तो इन्होंने ही बनाया था, ठीक है,
महामाया मंदिर कहाँ है? रतनपुर में है, रत्नदेव प्रथम के द्वारा ही बनवाया गया था। तुमान, क्योंकि रतनपुर में राजधानी लाने से पहले तुमान में राजधानी थी, तो वहां भी इन्होंने बनाया था बंकेश्वर महादेव मंदिर, रत्नेश्वर महादेव मंदिर। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ बंकेश्वर महादेव मंदिर और रत्नेश्वर महादेव मंदिर, ये दोनों तुमान के अंदर देखने को मिलेगा। लाफागढ़ के अंदर भी इन्होंने एक मंदिर बनाया था, इसको कहते हैं महिषासुर मर्दिनी मंदिर, आप लिख लीजिएगा। रत्नदेव द्वितीय का याद रखना है तो एक याद रख सकते हैं विकर्णपुर महल, विकर्णपुर महल। ये जो महल है ये कोटगढ़ में मिलेगा और इसका निर्माण किसने किया था? तो रत्नदेव द्वितीय ने। राज सिंह के समय एक चीज याद रखिएगा कि बादल महल, ठीक है, बादल महल का निर्माण किसने किया था? रतनपुर में, तो राज सिंह ने ही किया था। ठीक है, चलिए 49वां प्रश्न देखते हैं। आज का 49वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अभी एक्चुअली में ये जो टॉपिक है सूबेदारी व्यवस्था, ये मराठा समय का है। ठीक है, तो मराठा काल का भी जो वीडियो है मैं कुछ डाला हुआ हूं और इसके लिए और भी वीडियो मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, इसका लिंक डाल दूंगा। साथ ही साथ चलिए अभी इसमें इतना ही बात करते हैं, इसके लिए जो वीडियो है मैं उसको डाल दूंगा। प्रश्न है कि सूबेदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? बिम्बाजी भोसले, वेंकोजी भोसले, पुरशाजी भोसले या फिर अप्पा साहब, किसने किया था बताइए? तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। वेंकोजी भोसले ने छत्तीसगढ़ के अंदर सूबेदारी व्यवस्था की शुरुआत किया था। देखिए, जब वेंकोजी भोसले जब शासक बने नागपुर का, तो ये छत्तीसगढ़ आना नहीं चाहे। छत्तीसगढ़ आने के बजाय इन्होंने क्या किया? सीजी को एक सूबा बना दिया, छत्तीसगढ़ को एक सूबा बनाया और यहाँ पे सूबेदारी व्यवस्था को लागू किया। सूबेदार नियुक्त करते थे और यहाँ पे शासन करते थे। इसी तरह अगर पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार कौन था, तो वो महिपत राव दिनकर थे। दिनकर, महिपत राव दिनकर, यही जो थे छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार थे, जो कि वेंकोजी भोसले के द्वारा नियुक्त किए गए थे। ठीक है, चलिए 50वां प्रश्न। 50वां प्रश्न आप सभी के लिए कि छत्तीसगढ़ का प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन था? ठीक है, ब्रिटिश अधीक्षक कौन सा था पहला, आपको पूछा गया है। कैप्टन एग्न्यू, कैप्टन एडमंड, कैप्टन सैंडिस या फिर कैप्टन क्राफर्ड? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन एडमंड जो थे छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे, जो कि 1818 में बनाए गए थे। ठीक है, या प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक या फिर प्रथम सुप्रिटेंडेंट भी अगर पूछ दे। ठीक है, प्रथम सुप्रिटेंडेंट, तो ये भी कैप्टन एडमंड थे। अंतिम कौन थे? तो कैप्टन क्राफर्ड जो थे ये अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक थे, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, देखिए ये जो टॉपिक है ब्रिटिश अधीक्षक, ये जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश साम्राज्य या फिर ब्रिटिश शासन, इसके लिए मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो के लिए मैंने एमसीक्यू तैयार करके रख दिया है 2 वीडियोस के अंदर। ठीक है, 2 वीडियो में ये पूरा मैंने तैयार करके रखा है। तो आप ये नया अभी कुछ दिनों पहले डाला हूं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे 51वां प्रश्न है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्वतंत्रता संग्राम के समय होने वाली घटनाओं के रूप में मैंने यहाँ पे ऑप्शन डाला है, जो अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो इसका आंसर दे पाएंगे। प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी कब दी गई थी? यहां से दे तो समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कौन थे? वीर नारायण सिंह। लेकिन इनको फांसी कब दी गई थी, आपसे ये पूछा गया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 10 दिसंबर 1857 ईस्वी को रायपुर का जो जय स्तंभ है वहीं पे उनको फांसी दी गई थी। अब ये सब डेट क्या है, तो इसको भी आप एक बार रिवाइज करके रखिएगा। 24 अक्टूबर 1856 को उन्हें सबसे पहली बार गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, उनकी प्रथम गिरफ्तारी कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1856 को एक ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन स्मिथ के द्वारा। ठीक है, कैप्टन स्मिथ जो था, जो पुलिस था, वहां का पुलिस अधिकारी था, उन्हीं के द्वारा गिरफ्तार किया गया था वीर नारायण सिंह को पहली बार। 27 अगस्त 1857 को जब इनको गिरफ्तार करके रायपुर जेल में रखा गया था, तो ये 27 अगस्त 1857 को रायपुर जेल से भाग गए थे। ठीक है, रायपुर जेल से ये फरार हो गए थे, भाग गए थे। ठीक है, इसके बाद वापस से फिर कुछ घटनाएं होती हैं और उनको पकड़ लिया जाता है। ठीक है, और मतलब पकड़ा नहीं जाता, वो आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो 2 दिसंबर 1857 को वो क्या करते हैं? आत्मसमर्पण कर देते हैं और इस दिन को उनको फांसी दे दी जाती है। ठीक है, तो ये पूरा आपको ऑर्डर याद रखना चाहिए, इसलिए मैंने इसका एक
क्वेश्चन बनाया तो आपके लिए, ताकि रिवीजन हो सके। चलिए आगे प्रश्न 52 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक पत्रिका कौन थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। छत्तीसगढ़ मित्र, केसरी पत्रिका, कर्मवीर पत्रिका या फिर सरस्वती पत्रिका। क्या इसका सही आंसर है? सही आंसर आई थिंक पता होगा, ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ मित्र, एक मासिक पत्रिका थी। ये सन 1900 में पेंड्रा से चलाया गया था। ठीक है, पेंड्रा बिलासपुर से चलाया गया था। ठीक है, याद रखिए किसके द्वारा चलाया गया था, तो माधवराव सप्रे के द्वारा। माधवराव सप्रे, इन्हीं के द्वारा ही प्रकाशित किया गया था, पेंड्रा रोड बिलासपुर से। इनका एक सहयोगी के बारे में कई बार से पूछ लिया जाता है, रामराव चिंचोलकर। ठीक है, रामराव चिंचोलकर, ये उनके सहयोगी रहे थे, किसके? माधवराव सप्रे जी के। ठीक है, ये 1-2 साल ही चला था और आई थिंक 1902 या 1903 में यह बंद हो गया था। ठीक है, चलिए आगे 53 प्रश्न। 53वां प्रश्न आप सभी के लिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के शामिल सदस्य नहीं थे। देखिए जितने भी देशव्यापी घटनाएं हो रही थी, ठीक है, उसमें छत्तीसगढ़ियों का भागीदारी तो होगी, लेकिन 1891 का जब अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उस समय से प्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ के नेताओं का वहां पे भागीदारी दिखाई देता है। ठीक है, 1891 से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रश्न आपके लिए 1907 का बनाया, क्योंकि 1907 का जब सूरत अधिवेशन हुआ, ठीक है, तो उस समय छत्तीसगढ़ के कुछ लोगों का वहां पे सहयोगी मतलब भागीदारी दिखाई देता है। जो 1907 का अधिवेशन हुआ था सूरत में, उस समय जो अध्यक्ष थे वो रास बिहारी घोष थे। ठीक है, रास बिहारी घोष उस समय क्या थे? अध्यक्ष थे उस अधिवेशन का। ठीक है, उसमें कांग्रेस का फूट हो गया था, आप सभी को पता ही होगा, कांग्रेस का विभाजन हो गया था, पहली बार विभाजन हुआ था। ठीक है, अब वहां पर छत्तीसगढ़ के भी कुछ सदस्य थे, लेकिन कौन से शामिल नहीं थे? तो ये वामन राव लाखे जो थे उस अधिवेशन में शामिल नहीं थे, बल्कि पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, डॉक्टर शिवराम मुंजे थे और नारायण राव मेधावाले थे। ये तीनों उसमें उपस्थित थे, लेकिन ये उपस्थित नहीं थे। ठीक है, आगे 54वां प्रश्न। 54 नंबर का प्रश्न है आप सभी के लिए कि प्रथम बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन किस वर्ष हुआ था। ये जो मिल मजदूर आंदोलन है, बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन, ये आपको राजनांदगांव में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बीएनसी कॉटन मिल वहीं तो था और वहीं पर ये आंदोलन तो देखने को मिला। और इस आंदोलन में ठाकुर प्यारे लाल सिंह का सबसे ज्यादा, ठीक है, या फिर कह लीजिए कि उन्हीं के द्वारा नेतृत्व ही किया गया है। ठाकुर प्यारे लाल सिंह जो हैं उनका सबसे अधिक भागीदारी या नेतृत्वकर्ता पूछेगा तो यही थे। ठीक है, जो ये 3 आंदोलन एक्चुअली में हुआ था। ठीक है, तो पहला जब प्रथम मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, वो हुआ था 1920 में, असहयोग आंदोलन के समय हुआ था, इस चीज को याद रखिएगा। और ये लगभग 36 दिन पहली बार चला था और सबसे लंबा दिन तक मिल मजदूर आंदोलन चलने वाला ये पहला था उस समय का। ठीक है, इसके बाद दूसरा वाला जब कब हुआ था आपको याद रखना है। ठीक है, ये दूसरा आंदोलन जो है 1924 में हुआ था। ठीक है, और तीसरा वाला जो हुआ 1937 में हुआ था। ठीक है, पहला वाला 1920 में हुआ था ठाकुर प्यारे लाल सिंह के नेतृत्व में। बाकी इसकी पूरी अगर स्टोरी जानना है तो आप कोई सा भी बुक फॉलो कर सकते हैं और मैं किसी वीडियो में उसको कवर जरूर करूंगा। ठीक है, अभी देखिए, अभी जो मैं अपना चैनल है, इस चैनल में केवल मैं एमसीक्यू ही तैयार करूंगा। इन फ्यूचर में अगर ऐसा आ जाएगा कि मेरी कैपेबिलिटी अच्छे से हो जाएगा तो हो सकता है मैं आपको स्मार्ट बोर्ड में भी पढ़ाऊँ। ठीक है, और मैं वो दिन बहुत जल्द चाहता हूँ कि स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाऊँ। और मैं जब स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाने आऊँगा तो ऐसे नहीं, मैं अच्छा खासा बहुत सारे बुक्स पढ़ूंगा। ठीक है, उन सारे बुक्स को कंपाइल करके मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा कंटेंट लेकर आऊँगा जो कि हमेशा आपको काम आएगा। ठीक है, तो चलिए उसके लिए तो अभी मैं ऐसे ही आपका रिवीजन करा रहा हूँ। चलिए आगे हम 55वां प्रश्न देखते हैं। तो ये हमारा 55वां प्रश्न होगा आज का, जो भी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। ठीक है, अंतिम प्रश्न होगा। प्रश्न है, महात्मा गांधी जी का प्रथम आगमन छत्तीसगढ़ में कब हुआ था। आप सभी को पता ही है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जो हैं महात्मा गांधी जी को बुलाए थे, उनको बुलाने के लिए गए भी थे। ठीक है, लेकिन गांधी जी भविष्य उससे तो नहीं, बाद में आए। ठीक है, एक्चुअली में जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक है, तो असहयोग आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो पूरा देश भर में लोगों की भागीदारी की आवश्यकता होगी, लोगों की सहायता की आवश्यकता होगी। तो गांधी जी छत्तीसगढ़ में आए थे, या कह लीजिए सुंदरलाल शर्मा के भरसक प्रयासों से ही वो आए थे असहयोग आंदोलन में लोगों को आमंत्रण करने के लिए, साथ देने के लिए। तो कब आए थे पहली बार? गांधी जी एक्चुअली में 2 बार आए थे। तो पहली बार पूछा गया है कि कब आए थे, 20 दिसंबर 1920।
15 जुलाई 1920, 28 नवंबर 1920 या फिर 14 अक्टूबर 1920? कब आए थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी छत्तीसगढ़ के रायपुर में पहली बार आते हैं। इसके बाद उनकी कई सारी जो है इंसिडेंट होता है, कई सारी घटनाएं होती हैं जो कि 21-22 से सबको चलता है, बाद में वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन में लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए गांधी जी 20 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ में आते हैं। ठीक है, और उनके साथ एक और आते हैं जो एग्जाम में कई बार से पूछ लिया जाता है, मौलाना शौकत अली। ठीक है, मौलाना शौकत अली जो थे वो भी गांधी जी के साथ छत्तीसगढ़ आए थे, रायपुर। ठीक है, तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। हमने इसमें 25 क्वेश्चन देखा। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने केवल 25 प्रश्न को ही इंक्लूड किया। तो ये 500 का जो सीरीज है उसमें से 500 में 55 क्वेश्चन जो है मैंने अभी तक करा दिया। ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चैनल में आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो एटलीस्ट लाइक करके जरूर जाएं, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे वीडियो का PDF आपको मिल जाता है, वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है, साथ ही साथ किसी भी तरह का अगर डाउट होता है तो हम सब मिलकर उसको शॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस में, और जो इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा ठीक है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार जरूर लिंक का विजिट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। इतना ही, धन्यवाद।